यस। नमस्कार मेरे बच्चों, अब आपकी परीक्षा समाप्ति की ओर है। एक आध पेपर बचा है, लेकिन जो पेपर बचा है उससे भी हमें बच के नहीं रहना है, उसमें भी अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। और जो पेपर बचा है वो भी 100 नंबर का है। क्यों नहीं इसमें भी मेहनत की जाए और बहुत अच्छे नंबर लाए जाए, ताकि अपना डिवीजन बना रहे, अपना जो 10th में आने का कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। आज हम हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, न केवल प्रश्न बल्कि आंसर भी साथ में बताने वाले हैं। ये जो मेरे हाथ में पेपर है, इन पेपर से मैं 7 जिलों में जो आसपास के जिले हैं उनमें हिंदी का पेपर हो चुका है और सब में कोर्स एक ही है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहां स्थित है? केरल में। बिल्कुल अच्छा आंसर है, साइलेंट वैली। ऐसे साइलेंट यानी बच्चों को टीचर कहता है साइलेंट हो जाइए बेटा, थोड़ा माथा मत दुखाइए, परेशान मत करिए, लेकिन यहाँ एक घाटी का नाम है साइलेंट वैली। कहाँ स्थित है? केरल में। एक एक नंबर के 20 प्रश्न आएंगे आपके, और यही आपके चेक किए जाते हैं। बड़े प्रश्नों में तो क्या होता है, मीराबाई की जगह बच्चा मारी बाई लिख के आ जाता है तो भी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन छोटे प्रश्न एकदम पक्के होने चाहिए। हम आपको न सिर्फ याद कराएंगे बल्कि इनके आंसर भी आप वर्षों तक याद रखो, ऐसी स्थिति बताएंगे। साइलेंट वैली स्थित है साहब केरल में। दूसरा प्रश्न है साहब, दूसरा प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को। देखिए, जितना आग नुकसान नहीं करती, आग को तो बुझा देते लोग, लेकिन जब बाढ़ आती ना, क्या क्या बह जाता है साहब। मेरा भी बहुत कुछ बहा है। तो देखिए, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? मेरे हाथ में सबूत है। कृपया सब बच्चों से निवेदन है, मेरी मेहनत को अंजाम दे और कम से कम 9th के बच्चों को एक एक पर्सनली शेयर करें, ताकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, साइंस का टीचर हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ, फिर भी मैं लास्ट पेपर हिंदी का है, इसलिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है कि सर के मेहनत को पानी में न जाने दे, इसको अंजाम तक पहुँचाए। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? किसी को आता है तो बोलिए। बाढ़ के पानी को। हमारी निशा वर्मा ने बताया है कि मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। अगला प्रश्न, तीसरा, आज का वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कवि अर्धरात्रि में जेल के पास किसकी आवाज सुनता है? कोयल सी। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी बोली, ससुराल ले जा रही हो, लो एल्पेनलिबी की गोली। तो देखिए साहब, कवि अर्धरात्रि में किसकी आवाज सुनता है? ऐसे किसकी कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन कवि अर्धरात्रि में किसकी आवाज सुनता है? बताइए, किसकी आवाज सुनता बेटा? और कोयल की आवाज हमेशा मीठी होती है, और मीठी आवाज सबको पसंद आती है। हमारे यहाँ भी एक लड़की पढ़ती है, उसकी आवाज बहुत मीठी है, हम उसको कोयल ही समझते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? कवि रसखान, देखिए जो रस की खान है उसको रसखान कहते हैं, और वो ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण बसते हैं। कौन नहीं चाहता कि भगवान के पास बसना। तो अगला प्रश्न है, कवि रसखान, प्लीज बेटा थोड़ा सा ईमानदारी से माहौल बनाए रखिए। कोयल, कोयला नहीं है बेटा, थोड़ा सा ये तो कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? देखिए साहब, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। यही प्रश्न आपके छपने वाले हैं, सितारे चांद सब जगमगाने वाले हैं। कवि रसखान कहाँ बसने वाले हैं? ब्रजभूमि में। आज भी उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि है साहब। ब्रजभूमि में कवि रसखान बसना चाहते हैं। उनको कृष्ण का प्रेम चाहिए, और जब इंसान को प्रेम मिलता है ना, चाहे वो कवि हो चाहे इंसान हो, यकीन मानिए उसको जिंदगी अच्छी लगने लगती है। अगला प्रश्न, उपकार शब्द का विलोम शब्द बताइए। उपकार, किसी का भला करते हैं उसको उपकार कहते हैं, और बुरा करते हैं उसको अपकार कहते हैं। उप को बदल दीजिए अप में। उपकार का विलोम, ऐसे तिरस्कार भी कह सकते हैं। उपकार का विलोम शब्द बताइए। बताइए बेटा, किसी को आता हो तो। अपकार या तिरस्कार। हाँ, अपकार। और पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारे घर पे आएगी बहुत बढ़िया कार। अगला प्रश्न, बाजार किस सामग्री से भरा पड़ा है?
बाजार का मतलब ये ऑनलाइन मंगाते वो भी बाजार है। अपन जहाँ जाते हैं बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं वो सब ज्यादा अच्छी नहीं है, विलासिता की वस्तुओं से बाजार बड़ा पड़ा है। किसी ने सुना ये? यस, बाजार। छठा प्रश्न है साहब, बाजार किस सामग्री से भरा पड़ा है? तो इसका आंसर होगा बाजार विलासिता की वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो बच्चों को देखनी ही नहीं चाहिए, खरीदने की तो बात छोड़ो। बाजार किस सामग्री से भरा पड़ा है? विलासिता की वस्तुओं से। आंसर है इसका बाजार विलासिता की वस्तुओं से भरा पड़ा है। ये 6 प्रश्न हो गए देखते ही देखते। अगला प्रश्न है साहब, प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन भी कह सकते हैं, आधुनिक भी कह सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध हिंदी भाषा में विलोम है वो अर्वाचीन। प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नवीन, नया। प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। प्राचीन का विलोम शब्द है साहब अर्वाचीन। आप चाहो तो आधुनिक लिख सकते हो, नवीन लिख सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया है, जो सबसे सूटेबल है वो अर्वाचीन है। अगला 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी आया था और इस बार तो आने की पूरी पूरी संभावना है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? लेखक ने तिब्बत की है भीख मंगे। आप मेरी तरफ देख के भीख मंगा ना कहे, अच्छा नहीं लगता, मेरे को फीलिंग आने लगती है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा लिखिए मेरे बेटो, मेरे साथ लिखिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको 9th क्लास के हर बच्चे तक पर्सनली इस वीडियो को पहुंचाना है। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की? वेश का मतलब वो जो बफेलो वाली वेश नहीं हुआ, वेशभूषा को कहते वेश, पहनावे को कहते वेश। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की? तो भीख मंगे के वेश में या भिखारी के वेश में? आंसर में इसके ठीक सामने लिख रहा हूं, भीख मंगे या भिखारी के वेश में। कहते ना अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ए माई दे दे तेरे बच्चे जिए और बड़े होके तेरा खून पिए, तो मतलब भीख मंगे के वेश में। अगला प्रश्न 9वां, देवकी के 8 हुए, अपने प्रश्न 9वां चल रहा है। अगला, विशेषण किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया ग्रामर के प्रश्न में। यस, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं गाय काली है, तो गाय की विशेषता काली शब्द बताया था, तो ये काली शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? इसका आंसर मैं ठीक इसके नीचे लिख रहा हूं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आप चाहो तो उदाहरण भी लिख सकते हो, लेकिन जितना पूछे उतना ही करे ताकि आपका पेपर छूटे ना, जिंदगी में किसी का साथ किसी से ना छूटे और आपका हिंदी का पेपर में कोई प्रश्न ना छूटे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते विशेषण कहलाते हैं। कुछ बच्चे हिंदी में थोड़ा आलस कर जाते हैं और उनके कम नंबर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ बताइए। पत्थर की लकीर, मैडम प्लीज, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ बताइए। किसी को आता है तो बोलिए। देखो बेटा, कोई इंसान होते हैं ना किसी की बात सुनते ही नहीं है, मतलब वो पत्थर की लकीर, उन्होंने कह दिया जो सही है। अपनी बात पर अड़े रहना। होते ना कुछ ऐसे खड़ूस इंसान होते हैं जिनको किसी के नहीं सुनते, हो सामने वाला सही कर रहा तो भी नहीं सुनते, मतलब वो कहते पत्थर की लकीर है, मैंने जो कह दिया। यानी इसका अर्थ हो जाएगा अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है और 9th क्लास को शेयर जरूर बनता है। सुनिए मेरे बच्चों, 11वां इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट नहीं बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और इसको अभी का भी याद कर लीजिए। प्रत्यर्पण शब्द में, प्रत्यर्पण शब्द में
उपसर्ग क्या है? अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए उपसर्ग कहते किसे हैं। इसमें प्रति उपसर्ग, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण, किसी के प्रति कहते ना, वो आरती नहीं बोलते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये प्रत्यर्पण, इसमें उपसर्ग। वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ स्पष्ट कर देते उन्हें उपसर्ग कहते, और पीछे जो लग जाते उन्हें प्रत्यय कहते। तो इसमें प्रति शब्द आगे लग रहा है, प्रति नहीं तो प्रति, थोड़े बड़े होंगे तो प्रति भी आएगा, फिलहाल प्रति की सोचिए। अगला प्रश्न बार बार बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। शब्द युग्म, शब्द युग्म अवधि और अवधि, अवधि और दूसरा है अवधि दी बड़ा का अर्थ बताइए। तो देखिए दोनों को केवल एक मात्रा चेंज हुई लेकिन अर्थ अलग ही हो जाएगा। शब्द युग्म यानी शब्दों का भी जोड़ा बनता है, इंसानों का जोड़ा बनता है, कोई इंसान का युग्म कपल कराता है, शब्दों का जोड़ा बनता है उसे शब्द युग्म कहते हैं। अवधि और अवधि का अर्थ बताइए। तो देखिए एक अवधि का मतलब होता है समय, पहला वाला जो अवधि है दी छोटी मात्रा वाला उसको तो हम समय कहेंगे, और एक अवधि है अवध की भाषा, अवध की बोली, अवध की बोली, अवध की भाषा, ये दोनों का अर्थ हो गया। तो पहला अवधि है उसे तो हम कहते हैं समय यानी टाइम पीरियड, दूसरा अवधि है अवध की भाषा। 13वां इंपोर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी लिखिए ताकि वीडियो अच्छा बने और अपन लोगों तक, अपने बच्चों तक पहुंचा सके। विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? विकर्मक, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। इसमें दो कर्म होते हैं, कितने कर्म? दो। एक कर्म होता है वो सिंपल क्रिया, और जिसमें दो दो कर्म होते हैं उसमें विकर्मक। जैसे मैं चाय और दूध दोनों पीता हूं तो चाय भी कर्म हो गया और दूध भी कर्म हो गया। तो विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ये ग्रामर का प्रश्न है, ध्यान से लिखिए। वह क्रिया जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं विकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से सुनिए मेरे बेटो। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक, लौकिक यानी सांसारिक, लौकिक शब्द में इक प्रत्यय, लोक प्लस इक, अब वो इक छोटा हो सकता है, डबल मात्रा हो तो बड़ा हो सकता है। लौकिक शब्द में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द बताइए कौन सा प्रत्यय लौकिक शब्द में? इक प्रत्यय, इक। अगर ये लौकिक डबल मात्रा होती तो ये लौकिक भी बड़ा होता तो बड़ा ई लग जाता, ये छोटी मात्रा तो छोटा है। अगला प्रश्न है, देखिए साहब अगले पेपर में आ गए हैं अपन, उस आदिवासी जाति को क्या कहा जाता है? उस आदिवासी जाति को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी रहते हैं, आदिवासी जाति के बारे में पूछा है। उस आदिवासी जाति को क्या कहा जाता है? जो पत्तल दोने बनाने का काम करते हैं, दोने पत्तल या पत्तल दोने, दोने पत्तल बनाने का काम करते हैं या पत्तल दोने बनाने का कार्य करते हैं? ये तो आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अगर पत्तल दोने नहीं होते तो हमें जमीन पे सामग्री रख के खाना पड़ता है, हमारी किसी के यहाँ जाना पड़ता है तो पत्तल दोने में खाना पड़ता है। उस आदिवासी जाति को क्या कहा जाता है जो पत्तल बनाने का कार्य करती है? बहुत अच्छी जाति है, शायद आपको थोड़ा सा याद नहीं आ रही, मुसहरी, उस जाति का नाम है मुसहरी, मुसहरी। इसमें भगवान का नाम भी छुपा हुआ है और मुसहर कहते चूहे को। मुसहरी जाति ऐसी जाति है कि वो पत्तल दोने बनाने का कार्य करती है। 16वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, उमा के पिता का नाम क्या है? उमा के पिता का नाम क्या है? बिल्कुल सही है, राम स्वरूप। उमा के पिता का नाम, आप अपने पिता का नाम ना लिख ले, ध्यान रहे उमा के पिता के बारे में पूछने का नहीं है। उमा के पापा का नाम है राम स्वरूप। प्लीज डोंट मेक नॉइज, वीडियो इज रनिंग।
70वां प्रश्न, उमा के पिता का नाम सबको याद हो कि राम स्वरूप भगवान का नाम निकल रहा है इसमें। अगला प्रश्न, लेखिका की मां के प्रति, लेखिका की मां के प्रति, लेखिका की मां के प्रति सबकी श्रद्धा का क्या कारण था? क्योंकि उसकी मां कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की मां कभी झूठ नहीं बोलती। आपने वो गाना सुना होगा, झूठ बोलने को हुआ काटे, तो ये मां कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की मां के प्रति सबकी श्रद्धा का क्या कारण था? उसकी मां कभी झूठ नहीं बोलती थी। उसकी मां के आगे आप कुछ गलत मत सोचना। उसकी मां कभी झूठ नहीं बोलती थी, सब विश्वास करते थे। क्योंकि आपको भी विश्वास करना चाहिए, उसकी मां कभी झूठ नहीं बोलती थी। किसकी मां? लेखिका की मां। इसलिए सब लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की लेखिका कौन है? मेरे बचपन के दिन, ये इतनी बड़ी लेखिका है साहब, इनको आज भी बड़े स्वाभिमान से, बड़े सम्मान से याद किया जाता है। मेरे बचपन के दिन, आपके बचपन के दिन तो चल रहे हैं 9th क्लास वाले, लेकिन हमारे खत्म हो चुके हैं। मेरे बचपन के दिन, अभी तो हमारे बचपन के दिन चल रहे हैं। मेरी बचपन के दिन पाठ की लेखिका कौन है? मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका कौन है? आंसर है महादेवी वर्मा। आपको हाथ याद हो जाएगा, बहुत बड़ी लेखिका थी कोई। अगला प्रश्न है साहब, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे? काम पर। अपने यहाँ के बच्चे तो सुबह सुबह लोटा लेके जाते, मोदी जी ने मना कर रखा फिर भी, लेकिन वो जो इस पाठ के अनुसार लिखना है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे? अरे लोटा लेके नहीं जा रहे थे, काम पर जा रहे थे। ये कॉपी पेट का सवाल है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे? आंसर लिखिए काम पर। अब आपको एक शब्द लिखने पर 1 नंबर मिल रहा है, इससे बच्चा क्या हो सकता है? बड़े प्रश्नों में तो आप अकलौती कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समझ में आए ऐसा लिखना कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए और अपना हिंदी में भी बेटा पार हो जाए। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, दावानल से क्या तात्पर्य? दावानल, जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? दावानल। दावानल से क्या अभिप्राय है, या दावानल से आप क्या समझते हो, या दावानल से क्या तात्पर्य है? ये शब्द एक ही है, आपको शब्द आना चाहिए। जंगल में जो आग लगती है वो आसानी से नहीं बुझती गई। एक दिन मैं बुझाने गया, मेरा खुद ही बुझ गया। इधर देखो, दावानल से क्या तात्पर्य है? जंगल की आग को, आजकल के इंसानों के घरों में आग लग रही है, घर में आग लग रही है, जंगल की आग की बात हो रही है। जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। मैडम 20 अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न मेरे बेटो, 21वां प्रश्न है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा तो अपादान कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से। अरे इधर ध्यान दो, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? बताइए। अपादान, कोई चीज किसी से अलग होती है, इंसानों की बात अलग है, निर्जीव चीज से कोई चीज अलग होती है, अलग होने के भाव में अपादान कारक कहलाता है। इसमें कौन सा कारक है बेटा? प्लीज डोंट मेक ए नॉइस। तो आंसर लिखिए अपादान कारक। ऐसे प्रश्न आते देखिए बेटा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक की परिभाषा, कारक के भेद, कर्ता ने, कर्म को, करण से। अपादान कारक में क्या होता? कोई चीज किसी चीज से अलग होती है। अगला प्रश्न 22वां, प्लीज। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? ये पाठ का नाम है वह प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम इसका है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? बहुत अच्छा, हरिशंकर परसाई। और भगवान ने पिछले साल बरसात बहुत बरसाई, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। पाठ के लेखक कौन है? पाठ का नाम फिर से सुनिए, बहुत अच्छा लेसन है भाई। इसमें से प्रश्न आता है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? इसका आंसर है साहब
हरिशंकर परसाई। देखो इसमें भगवान के नाम दो दो बार आ रहे, हरि भी भगवान को कहते हैं, शंकर भगवान को तो आप जानते ही है, परसाई जो बरसात बरसाते परसाई, ये इनका सरनेम है। 23वां क्वेश्चन, शानदार प्रश्न, पिछले साल भी आया था। मेघ आए कविता में लता किसका प्रतीक है? नहीं, नवविवाहिता का। मेघ आए कविता में लता, मुझे सब पता, आपको पता हो ना हो, हमें सब पता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं। अब मेहनत आपको करनी है। मेघ आए कविता में लता किसका प्रतीक है? जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, उसका प्रतीक है, नवविवाहिता। मेरी बीवी भी जब नई नई आई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगती थी, नवविवाहिता। 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुकुता फल शब्द का अर्थ कबीर ने क्या बताया? कबीर बहुत बड़े कवि हुए थे। कबीर अखड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बेर। तो मुकुता फल का शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है, मोती को मुकुता फल कहते हैं। देखो इसमें मैं से मोती बन गया, तो मुकुता फल का मतलब होता है मोती। ये बात हमने नहीं कही, कबीरदास जी ने कही थी। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। वाक में रस्सी शब्द, वाक में रस्सी शब्द, वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बेटी। वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जैसे टीचर किसी को डांटता है ना, कोई शब्द पर्सनली एक लड़की को कहता है, ऐसे ही यहाँ रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जीवन जीने के साधन, जीवन जीने की लाइफस्टाइल के साधन। तो वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जीवन जीने का साधन। अगर आप पढ़ाई करोगे तो जीवन जीने के बहुत सारे साधन मिलेंगे, और तो नहीं तो फिर आपको पराधीन रहना पड़ेगा। जीवन जीने का साधन। आंसर भी साथ में लिख रहे हैं। पहला वीडियो ऐसा है जिसमें न केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे बल्कि आंसर भी साथ में बताए जा रहे। अब आप अपना फर्ज निभाइए और वीडियो को शेयर करिए। अगला प्रश्न है साहब, महादेवी वर्मा ने गांधी जी को भेंट में क्या दिया? देखिए दो महान व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, महादेवी वर्मा और इधर गांधी जी। तो महादेवी वर्मा उनको कह रहे, गांधी जी प्लीज लीजिए ना चांदी का कटोरा, आपके बहुत काम आएगा। महादेवी वर्मा ने, देखिए आजकल के बच्चे तो चांदी के बारे में सोचते ही नहीं क्योंकि बहुत महंगी होती जा रही है। महादेवी वर्मा ने गांधी जी को उपहार में क्या दिया? उपहार देने की प्रथा अभी नहीं चल रही, वर्षों से चली आ रही है। महादेवी वर्मा ने गांधी जी को उपहार में क्या दिया? बताइए क्या दिया भाई? चांदी का कटोरा। कटोरा नहीं, चांदी का कटोरा भैया, सिल्वर कटोरा। चांदी जिसके नाम की चली थी आंधी वो है गांधी जी, और उनको दिया महादेवी वर्मा ने। क्या बात है भाई, चांदी का कटोरा। अगला 27वां क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में प्रतिभा शब्द का विशेषण बनाइए। प्रतिभा शब्द का विशेषण बनाइए। यह भी संज्ञा है, प्रतिभा नाम है लेकिन इसके पीछे शाली लगा दो, प्रतिभाशाली। जैसे कहते हैं ना ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, यानी इसमें बहुत गुण है। तो प्रतिभा शब्द का विशेषण क्या हो गया? प्रतिभाशाली। ऐसे पत्नी की बहन को भी शाली कहती है, वो शाली अलग है भी, उनका नाम मत लो, हमें याद आ जाती है। प्रतिभा शब्द का विशेषण बताइए। इसका विशेषण हो गया प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न 28वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021-22 में आया हुआ है। रीढ़ की हड्डी किसका प्रतीक है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी किसका प्रतीक है? बताइए, किसी को आता है तो आंसर बताइए। सोचिए, अपनी तैयारी के बारे में आकलन करिए। व्यक्तित्व का प्रतीक है। व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी और हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का प्रतीक है रीढ़ की हड्डी, व्यक्तित्व का प्रतीक है। अगला प्रश्न 29वां बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे काम पर जा रहे कविता के लेखक कौन है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बच्ची बहुत समझदार लड़की है।
बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है साहब राजेश जोशी। ब्राह्मण परिवार में बहुत विद्वान लेखक हुए, उनका नाम है। 29वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काम पर जा रहे, इस पाठ के लेखक कौन है? बच्चे काम पर जा रहे, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे तो काम पर जाना पड़ेगा, इसलिए पढ़ लो मेरे बच्चों। इस पाठ के लेखक है राजेश जोशी। अंतिम प्रश्न है साहब, पृथ्वी के 2 पर्यायवाची। 2 के हम अनेक बता सकते हैं, लेकिन जितना पूछे उतना ही करना है। पृथ्वी के पर्यायवाची भूमि, धरती, धरा। पृथ्वी को हम मां मानते हैं, तो पृथ्वी के पर्यायवाची भूमि, धरती, धरा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरी मेहनत को अंजाम दीजिए। 9th के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उससे रिक्वेस्ट होना चाहिए कि वो सर की मेहनत को आगे पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।